हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज हम नेटफ्लिक्स से द टेबल ऑल द टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, उसी नाम के नोवेल पर आधारित। इस मूवी को लिखा है डोनाल्ड रे पोलोक ने और मूवी को नैरेट भी वही कर रहे हैं। ये मूवी बुराई के ऊपर, धर्म और शक्तियों के दुरुपयोग के ऊपर बहुत अच्छे से कटाक्ष करता है। ये वीडियो थोड़ा धर्म से जुड़ने वाला है, तो मैं चाहता हूँ किसी का भी सेंटीमेंट हर्ट ना हो। मूवी में सारे मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो मैं उन लोगों को आगे एक्सप्लेन करते टाइम भी कोरिलेट करूंगा। कहानी काफी दिलचस्प है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। कहानी मेनली इन जगहों के इर्द गिर्द घुमा हुआ है: कोल क्रीक वेस्ट वर्जीनिया, मीड और नॉकेमिस्टिफ ओहायो। कहानी का नैरेटिव मल्टीलिनियर है, पर मैं यहाँ पे आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऊपर लेफ्ट साइड में मैंने कौन सा ईयर में क्या क्या हुआ है वो लिख दिया है, ताकि समझने में आसानी हो। लोग भगवान के नाम में बहुत ही क्रेजी चीज करते हैं और उसके वजह से वो एग्जैक्टली भगवान का अपोजिट डेविल बन जाते हैं। मानो या ना मानो, इंसान बहुत ही क्रूएल होते हैं और अपने ही बर्बादी का कारण बनते हैं। मूवी बहुत ही पावरफुल है और टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट पैटिंसन ने बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस दिया है। तो बिना देरी के मूवी को शुरू करते हैं। साल है 1957। हमको विलर्ड रसल दिखाई देता है, जो नॉकेमिस्टिफ में रहता है। वो लोग माइग्रेट होके उधर आए हैं। उसका एक बेटा है आर्बिन। विलर्ड काफी रिलीजियस है और वो अपने बेटे से भी वही उम्मीद करता है। जब भी वो प्रे करता, उसको 1945 में जब वो वार में था उस घटने का याद आ जाता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसने गनरी सार्जेंट मिलर जोन्स का ऑलमोस्ट मरा हुआ बॉडी क्रश में लटकते हुए देखा। सार्जेंट के पेन को दूर करने के लिए विलर्ड ने उसको मार दिया और ये इंसिडेंट इसको अभी तक हॉन्ट कर रहा है। जब वो अपने घर कोल क्रीक वेस्ट वर्जीनिया के तरफ लौट रहा था, वो चार्लेट रसल से मिलता है। उधर पे ही एक दूसरी वेट्रेस है जिसका नाम है सैंडी, और उससे बात कर रहा है कार्ल हेंडरसन। ये लोग भी कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाले हैं, तो ध्यान में जरूर रखना। एमा विलर्ड की माँ है और अर्स्केल विलर्ड के मामा यानी एमा का भाई। एमा चाहती थी विलर्ड चर्च से हेलेन हैटन से मिले और पसंद आए तो शादी करे, लेकिन विलर्ड ने इधर चार्लेट वेट्रेस को पसंद किया है। एमा, विलर्ड और हेलेन प्रेयर के लिए चर्च में हैं और हमको रोय लेफेटी और रोय का कजिन थियोडोर दिखाई देते हैं। ये लोग अपने किस्मत आजमाने के चक्कर में अजीबोगरीब काम करते रहते हैं। जैसे कि थियोडोर ने पेस्टिसाइड या ऐसा कुछ पिया था गॉड के नाम में, तो अभी वो चल नहीं पाता। रोय भी अपने पूरे बदन के ऊपर मकड़ी छोड़ देता है और कहता है उसको गॉड ने इनर पावर दिया है और वो गॉड के ऊपर पूरा बिलीव करता है। विलर्ड चार्लेट से शादी करता है और नॉकेमिस्टिफ में शिफ्ट होता है, जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इन लोगों का बेटा है आर्बिन, और स्टार्टिंग में जिस क्रॉस के आगे ये दोनों प्रे कर रहे थे, ये इसी ने ही यहाँ पे बनाया है। विलर्ड अगर कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करे तो उसको उसी के तरीके से जवाब देना सिखाता है। विलर्ड लोगों को मारता है जो उसके बीबी के बारे में बुरा भला कह रहे थे, और ये डायलॉग कहता है जो कि काफी अच्छा है। चार्लेट को कैंसर हो जाता है और विलर्ड बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो अभी और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली प्रे करने लगता है और आर्बिन को भी करवाता है, ताकि वो गॉड को इन्फ्लुएंस कर सके चार्लेट को ठीक करने में। इन लोगों के पास एक डॉग है जैक, जिसको ये लोग बहुत ही प्यार करते हैं। पता नहीं विलर्ड को ऐसा क्यों लगा, अगर वो डॉग को सैक्रिफाइस कर देगा तो डॉग के बदले गॉड चार्लेट का कैंसर ठीक कर देंगे। विलर्ड डॉग को मार देता है और क्रश के आगे रोते हुए गिड़गिड़ाता है और कहता है प्लीज गॉड, इसको ले जाओ और चार्लेट को ठीक कर दो। इतना मेहनत और प्रयास के बाद भी वो चार्लेट को नहीं बचा पाता और इसके गिल्ट में क्रॉस के आगे ही सुसाइड कर लेता है। ली विलर्ड को मरा हुआ देखता है और ऊपर क्रॉस में लटका है मरा हुआ जैक, जो पूरा सड़ चुका है। ये जो ली है सैंडी का भाई है, जिसको हमने स्टार्टिंग में एज अ वेट्रेस देखा था। अब आर्बिन का कहानी यहीं पे रुक जाता है और हम स्टोरी में 7 साल पीछे 1950 में चले जाते हैं, जहाँ पे अब रोय और हेलेन का कहानी शुरू होने वाला है। एमा विलर्ड का हेलेन के साथ शादी करवाना चाहती थी, अगर आपको याद हो तो, लेकिन उसका शादी हुआ रोय, एक प्रीचर से, जो अपने बॉडी के ऊपर मकड़ी डालता था गॉड के ऊपर अपना भरोसा प्रूव करने के लिए। एलेना की एक बेटी है जिसका नाम है लेनोरा। अभी रोय जो मकड़ी का ट्रिक करता था, उसके एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ये रियलिटी से धीरे धीरे दूर होता हुआ जा रहा है और इसको लगता है
इसमें किसी को भी रेजरेक्ट करने की पावर आ गई है, यानी कि ये मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। एमा विलर्ड का पोस्ट कार्ड पढ़ रही है जो उसने नॉकेम स्टीव से भेजा था और घर खरीदने की बातें कर रहा है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि विलर्ड कहाँ से आया यहाँ पे, वो तो मर चुका है। जी हाँ, ये वो मरने से 7 साल पहले का कहानी है। ये सारा जो स्टोरी है धीरे धीरे बाद में मर्ज होगा, तो प्लीज ध्यान से देखते रहना। एमा लेनोरा का बेबी सिट करती है और रोए हेलेना को कहीं घुमाने ले जाता है। रोए जंगल में हेलेना का स्क्रू ड्राइवर से हत्या कर देता है और उसको जिंदा करने की कोशिश करता है। अब उसमें ऐसा कोई दैविक शक्ति तो था नहीं और उसको रियलाइज होता है उसने अपने ही बीबी का मर्डर कर दिया है। थियोडोर और रोए मर्डर साइट से भाग जाते हैं। सुबह में थियोडोर रोए को नहीं देखता और हमको पता लगता है वो वापस कोल क्रीक के तरफ जा रहा है अपनी बेटी के पास। इसको लिफ्ट दिया है कार्ल और सैंडी ने। स्टार्टिंग में भी मैंने इन लोगों का जिक्र किया था। अब ये कार्ल और सैंडी जो है सीरियल किलर होते हैं। इन लोगों का रूटीन ही यही होता है, राह चलते हुए लोगों को लिफ्ट देना, सैंडी के मदद से सेड्यूस करना, फोटो खींचना और मार देना। कभी कभी तो ये लोग डेड बॉडी के साथ भी पिक्चर लेते थे अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए। रोए ये सब के लिए मना करता है तो उसको भी मार दिया जाता है। अब फिर से स्टोरी हमको 1957 में ले जाता है, जहाँ पे विलर्ड की माँ यानी आर्बिन की दादी दिखाई देती है, जिसने रोए की बेटी को एडॉप्ट किया है। लेनोरा लगभग आर्बिन के ही उम्र की हो गई है। आर्बिन भी अभी अनाथ हो चुका है अपने पेरेंट्स के मरने के बाद, तो वो भी एमा के साथ ही रहने के लिए चले आता है। अब आर्बिन और लेनोरा साथ साथ रहेंगे। अब यहाँ से स्टोरी का नैरेटिव लिनियर है, तो टाइम फ्रेम का कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। होप मैंने यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझा दिया है और आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो, और इसी बात के लिए वीडियो में लाइक तो जरूर बनता है। अब 8 साल के बाद ये लोग बड़े हो गए हैं। अर्स्केल आर्बिन को उसके फादर का गन दे देता है, जिसके बारे में मूवी के स्टार्टिंग में दोनों ने डिस्कस किया था। चर्च में नया प्रीचर आया हुआ है प्रेस्टन टेगार्डिन। ये भयंकर मैनिपुलेटर आदमी होता है। ये खुद को जो चीज चाहिए वो लेता तो यही, प्लस दूसरों को जलील भी करता है। ये एमा के साथ भी ऐसा ही करता है, जबकि एमा ने बहुत अच्छे से प्यार से चिकन लिवर बनाई थी। वो बाकी लोगों के सामने उसको गरीब बोल के नीचा दिखाता है, जिसके वजह से आर्विन गुस्से में है, लेकिन लेनोरा प्रेस्टन के लिए सिंपैथेटिक है। बुलीज लेनोरा को परेशान करते रहते हैं। जब आर्विन उन लोगों से लेनोरा को बचाने लगता है, इसको भी मार पड़ती है। यहाँ पे ये अपना पापा का डायलॉग दोहराता है, जो मेरे को काफी सही लगा। आर्विन लेनोरा के बुलीज को एक एक करके मारने लगता है ताकि आगे से वो सब रिपीट ना हो। प्रेस्टन लेनोरा को मैनिपुलेट करता है और सेक्सुअली असल्ट करता है। इधर ली सैंडी का एरोटिक फोटोज देखता है। उसको पता है उसकी बहन किसी ना किसी गलत काम में लगी हुई है, फिर भी वो चुप रहता है क्योंकि उसका री इलेक्शन आने वाला है। वो जहाँ से हफ्ता उठाता था उधर भी उसको जलील किया जाता है, लेकिन वो फाइट में इंगेज नहीं होता क्योंकि उसको अपना इमेज बनाए रखना था। कार्ल और सैंडी अपना रूटीनली काम कर रहे थे, राह चलते हुए लोगों को लिफ्ट देकर जबरदस्ती फोटो खींचना और अल्टीमेटली मार देना। इधर लेनोरा प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन प्रेस्टन इनकार करता है उसने कुछ किया है। उल्टा वो भगवान का नाम लेते हुए उसको एक गिल्टी फील कराने की कोशिश करता है। प्रेस्टन एक इविल प्रीचर है, वो इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, बस वो अपना हवस पूरा करना जानता है भोली भाली लड़की को फंसा कर। लेनोरा ये सब से टूट जाती है और नहीं चाहती उसके वजह से सारा फैमिली शर्मिंदा हो, तो वो सुसाइड कर लेती है। आर्विन को पुलिस से पता चलता है वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही आर्विन गेस करता है शायद ये सब वही प्रीचर का काम है। इधर प्रेस्टन अभी दूसरी लड़की को अपना शिकार बना रहा होता है। आर्विन अंकल अर्स्केल को बाय बोलता है और ग्रैंड माँ को गुड बाय नोट लिख के निकल जाता है। आर्विन प्रेस्टन को चर्च में मिलता है और यहाँ पे जो डायलॉग एक्सचेंज होता है दोनों के बीच वो काफी सही है। आर्विन बहुत ही क्लेवर वे में प्रेस्टन के पाप को रिसाइट करता है और कहता है मैं ए करते हुए आया हूँ। एक्चुअली वो प्रेस्टन को रियलाइज करवाना चाह रहा था कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। प्रेस्टन को बहुत ही जल्दी पता चलता है वो उसका ही बात कर रहा है, तो वो गुस्से में आ जाता है। आर्विन अपने फादर के गन से उसको मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। ली भी इधर जो उसको जलील कर रहे थे उन सबको मार देता है। आर्विन मिड ओहायो के तरफ जा रहा होता है। कार्ल और सैंडी इसको लिफ्ट देते हैं।
अब आपको तो पता ही है वो लोग क्या करने वाले हैं। कार्ल एक जगह में कार को रोक के आर्विन को कहता है अब वो लोग कुछ पिक्चर्स लेने वाले हैं। आर्विन को ये सब में कुछ गड़बड़ लगता है तो वो फटाफट कार्ल को मार देता है। सैंडी अपने गन से आर्विन को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसमें कोई गोली नहीं होती। उसका गन कार्ल ने ही खाली किया होता है क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट के बाद कार्ल ने उसके ऊपर बिलीव करना छोड़ दिया था। आर्विन को सैंडी का फोटो रोल मिलता है जिसमें वो डेड बॉडी के साथ फोटो ले रही होती है। ली को पता चलता है कार्ल और सैंडी मर गए हैं तो उसके री इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए अपनी बहन के सारा क्राइम का एविडेंस खत्म कर देता है। आर्विन अपने पुराने घर की तरफ जाता है और ली ने आर्विन को प्राइम सस्पेक्ट में रखा हुआ है। फ्लैशबैक में हम आर्विन को देखते हैं विलर्ड के सुसाइड के बाद वाला सीन जहाँ पे उसके मुंह में पाई लगा हुआ है। उस टाइम ली ने सोचा था शायद वो ब्लड हो। अब ली आर्विन का पीछा करने लगता है। आर्विन अपने डॉग को प्रॉपरली गाड़ देता है उसी क्रश के नीचे जहाँ पे विलर्ड ने मार के लटकाया था चार्लेट को ठीक करने की होप में। ली आर्विन के पास पहुंच जाता है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। ली आर्विन को मारे उससे पहले ही उल्टा हो जाता है। आर्विन कहता है सैंडी ये सब कर रही थी और उसके जान को भी खतरा था तो खुद को सेव करने के चक्कर में मारना पड़ा। आर्विन वहाँ पे फोटो और सारा रोल छोड़ देता है ताकि कार्ल और सैंडी का सीरियल किलिंग रैकेट रिवील हो। वो भागना कंटिन्यू करता है। उसको एक आदमी लिफ्ट देता है जो चार्ल्स मैनसन का जैसा ही दिखता है और ये जो है सिंसिनाटी के तरफ जा रहा है। अब ये जो चार्ल्स मैनसन का रेफरेंस है रियल लाइफ क्रिमिनल का है जिसके ऊपर 9 लोगों की मारने की और एक को मारने की साजिश का चार्ज है और इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था। अब यहाँ पे क्या आर्विन का सफर अच्छे से तय होगा या वायलेंस से वो तो पता नहीं चला लेकिन वो बैन में सो जरूर गया और सपने देख रहा है खुद को एज अ फैमिली मैन और वार में फाइट करते हुए। अब इस मूवी का एंडिंग की बात करें तो जो सीनर है जिसके मन में पाप है वो तो पापी हो ही गए लेकिन जो अपने मन से लोगों को जस्टिस देने लग गए हैं, जस्टिस को अपना पर्सनल ब्रांड बना दिया है, वो स्टोरी में कहाँ पे फिट होते हैं। और क्या ऐसा करना सही है? कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है जब सिस्टम ही करप्ट हो, सारे लोग ऐसे ही हो तो किसी को तो ऐसा करना जरूरी है। मेरे को लगता है जो आर्विन कर रहा है उसके हिसाब से सोसाइटी को जस्टिस देना है। अब वो जहाँ भी जाए जब भी उसको लगे गलत हो रहा है वो अपने तरीके से लोगों को सेव करने लग जाएगा। उसका इंटेंट सही हो सकता है लेकिन प्रोसेस गलत है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस ये मूवी और इसका एनालिसिस। आप लोगों को मूवी कैसा लगा? मेरे को तो काफी अच्छा लगा। मैं आप लोगों का राय भी जरूर जानना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।